नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नतीजे आए नहीं कि उद्धव ठाकरे ने डर जताना शुरू कर दिया कि इस बार भी उनके विधायकों के संग 50 खोके ओके जैसा कांड ना हो जाए। एक बार भुगत चुके हैं, चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोटस के जरिए तोड़ दिया गया था। महाराष्ट्र में सब लोग डरे हैं कौन सा खेमा कहां पहुंच जाए, कब कौन कहां टूट जाए। झारखंड में भी यही हालात हैं। आज कुछ घंटों बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभय दुबे जी ने बताया कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों का महत्व क्यों होता है। हमने बहुत डिटेल बात करी और पूछा कि अगर ये जो सीन चल रहा है इसका लोकतंत्र पे क्या असर पड़ता है। हमने पूछा कि विनोद तावड़े बहुत दुखी हैं कि उनके लिए नोट बांटने वाली कहानी बहुत प्रचारित हो गई। उन्होंने राहुल गांधी सुप्रिया सुले को नोटिस दिए हैं, इसका क्या मतलब है। और हमने अभय दुबे जी से जानना चाहा कि अडानी के शेयर लगातार दूसरे दिन गिरे, अब पूरी दुनिया में क्या असर होगा राजनीतिक और आर्थिक रूप से। बहुत शानदार बातचीत है, मेरी रिक्वेस्ट है पूरा सुनिएगा, अपनी राय से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका अभय दुबे जी। नतीजों का दिन है और डर रहे हैं उद्धव ठाकरे। संजय राउत कह रहे हैं हम अपने विधायकों को होटल में रोकेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले 50 ओके ओके वाली कहानी हमने देखी थी, उद्धव ठाकरे के विधायक तोड़ के आसाम में ले गए थे, दारू पी पी डांस कर रहे थे माननीय विधायक जी, और उसके बाद सरकार टूट गई थी। तो इस बार वो पहले ही सतर्कता बरत रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने विधायकों को होटल में रोकेंगे क्योंकि भरोसा नहीं है कब विधायकों पे फिर ऑपरेशन लोटस हो जाए। ये जो चिंताएं हैं लोकतंत्र में, ये चिंताएं किस हद तक जायज हैं कि अभी सरकार बनी नहीं, अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ और डर पहले पैदा हो गया कि हमारे विधायक तोड़ ना ले जाए। कहते हैं देखिए चिड़िया के बच्चे होते हैं, डरते हैं कि चील आएगी और झपट के ले जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह की जो तस्वीर आती है वो डेमोक्रेसी के लिए कितनी खतरनाक होती है। और क्या लोकतंत्र शर्मिंदा नहीं होता है? ऐसे डर से भी शर्मिंदा होना चाहिए कि आखिर किसी भी राजनीतिक दल के अंदर का डर क्यों बढ़ रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है संजय जी, इसका उत्तर बहुमुखी है। एक एक करके मेरी समझ में जो इसके कई कुछ जवाब है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहला जवाब तो यह है कि आपको ध्यान होगा कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहराई से जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप नवलकर, शायद यही उनका नाम है। हाँ, तो वो उनसे जब पूछा गया कि ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इन एग्जिट पोल के ऊपर आपका क्या कहना है, तो उनका कहना ये था कि मैं उंगली दिखाई, देखो मैं तो वोट डाल के आ रहा हूं अभी, और मेरा मानना है कि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। मेरी राय गलत हो सकती है, उन्होंने कहा, लेकिन किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। उनकी बात से एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, और जो मेरे अंदाज से मिलता है उनका अंदाजा, वो ये है कि महाराष्ट्र में लड़ाई बहुत कड़ी है, लड़ाई बहुत ज्यादा कड़ी है। और जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, चुनावी नतीजों का जो दिन है, आज का दिन है उसके, और जिस दिन विधानसभा गठित होनी है उसके बीच में केवल 3 दिन का फासला है। इस बात को रेखांकित करना जरूरी है। ठीक है, जो विधायक चुने जाएंगे वो विधानसभा में आएंगे और तकनीकी रूप से विधानसभा गठित हो जाएगी, लेकिन केवल विधानसभा गठित होने से सरकार नहीं बनती है। सरकार कौन चलाएगा, सवाल इस बात का है। सरकार वो चलाएगा जिसको बहुमत प्राप्त होगा। और अगर संदीप जी की बात सही निकलती है और मेरी बात सही निकलती है, तो इस चुनाव में किसी के लिए बहुमत प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। जो वहां की परिस्थिति है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं किसी को बहुमत मिल जाए, इस जनादेश स्पष्ट होना चाहिए, किसी को भी मिले। लेकिन अगर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तब फिर इतना समय नहीं है कि इंतजार किया जा सके। भाई 10 दिन 15 दिन कितना दिन देंगे आप सरकार चलाने के लिए? ठीक बात है। हाँ, तो उसके लिए अभी से सब लोगों ने पेशबंदी करनी शुरू कर दी है। अभी देखिए, ताल खुदा भी नहीं है लेकिन मगरमच्छ कूदने लगे हैं। अभी से ही माना जाने लगा है कि जो दोनों दोनों गठजोड़ों के बीच का जो अंतर होगा, वो अंतर कोई खास ज्यादा नहीं होगा, और बहुमत से हो सकता दोनों के बराबर बराबर फासले हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे के विधायकों की झपटमारी की जाएगी। और महाराष्ट्र में तो पिछले 2 साल से यही चल रहा है, दल बदल, पार्टी तोड़ो, ये करो वो करो, यही तो सब चल रहा है। भाई सरकार तो उद्धव ठाकरे की थी, सही बात है, तोड़ी गई वो तो। ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ी गई ताकि महायुति की सरकार बन सके।
तो ऐसे में जो आपने फिक्रा इस्तेमाल किया ना कि दूध को जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इससे भी ज्यादा सतर्कता की बात है। दूसरा, मेरे जवाब का दूसरा पहलू यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों को एक नसीहत दी है और सलाह दी है। उनका कहना यह है कि आप जरा सतर्क रहें, और उन्होंने वो तमाम सावधानियां बरतने के लिए कहा है जो उन्हें गिनती के दिन अपनानी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव की गिनती से पहले अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को ऐसी ही सलाह और नसीहत दी थी, और उन्होंने उस पर अमल भी किया, जिसका फायदा उन्हें गिनती के बाद हुआ। नतीजा जो निकला उसमें ज्यादा गड़बड़ियां नहीं हो पाई और पूरा फैसला एकदम इंडिया गठबंधन के पक्ष में, अखिलेश यादव के पक्ष में गया। एक ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और उन्होंने जीता। तो इसका तीसरा पहलू क्या है? तीसरा पहलू यह है कि हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा में जिस दिन वोट पड़े उस दिन शाम को 7 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रतिशत घोषित किया जिलावार। इसमें ताज्जुब की बात यह थी कि चुनाव तो जिलावार होते नहीं है, चुनाव तो निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। पता नहीं उन्होंने जिलावार क्यों घोषित किया। उसके बाद में 4.25 घंटे बाद उन्होंने फिर से उस पूरे प्रतिशत को रिवाइज कर दिया, संशोधित करके सब जगह प्रतिशत बढ़ा दिए। केवल 2 जिलों में प्रतिशत नहीं बढ़ाया, शायद चरखी दादरी इसमें एक जिला था और सोनीपत जिला था, इसमें उन्होंने प्रतिशत नहीं बढ़ाया, बाकी सब जगह उन्होंने प्रतिशत बढ़ा दिए। उसके बाद जिस दिन मतगणना होने वाली थी उसके एक दिन पहले उन्होंने दोबारा फिर प्रतिशत बढ़ाया, और इस बार इन 2 जिलों का भी प्रतिशत बढ़ाया, जिसका 11:15 बजे प्रतिशत नहीं बढ़ाया था उन्होंने रात को, और उसका सीधे सीधे उन जिलों में 11% वोट बढ़ा दिए। 11% वोट बढ़ा दिए। ये सब हुआ। कुछ नागरिक अधिकार संगठनों का विश्लेषण है, जिसको मैंने 4 PM के दर्शकों के साथ भी साझा किया है, आपके साथ भी मैंने बात रखी थी, और अभी भी उस बात पे मैं कायम हूं कि ये जो 2 बार प्रतिशत बढ़ाया गया वोटों का, इसका फायदा हर बार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। पहली बार प्रतिशत जब बढ़ाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें बढ़ गई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस इतनी आगे थी कि वो बहुमत प्राप्त करने जा रही थी, इसलिए दोबारा फिर प्रतिशत बढ़ाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाए और कांग्रेस बहुमत से कुछ जरा थोड़ी सी दूर रह जाए। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग क्या खेल करेगा। मुझे यह भी नहीं पता है कि जो पीठासीन अधिकारी होंगे मतगणना करने वाले, वो नियमों कानूनों का पालन पूरी तरह करेंगे जिसको करने के लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। जो फॉर्म 17C है वो तमाम मतगणना एजेंटों को, सभी पार्टियों के मतगणना एजेंटों को बाकायदा फॉर्म 17C मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही जून में इसकी मतगणना हुई थी, उससे लेके उसमें भी ये शिकायत थी कि पीठासीन अधिकारी मांगने पर भी फॉर्म 17C उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि फॉर्म 17C के जरिए ही कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी दावा कर सकती है कि जितने वोट पड़े थे उतने वोट गिनती में नहीं निकले, कम निकले या उससे ज्यादा निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें फॉर्म 17C ही एकमात्र सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि दस्तावेजी प्रमाण है, जिसके आधार पर अदालत भी फैसला कर सकती है। तो आजकल क्या होता है कि नया निजाम जो है, राजीव कुमार साहब का नया निजाम जो है, उसमें फॉर्म 17C बहुत मांगने पर भी, हुज्जत करने पर भी वो देने के लिए तैयार नहीं होते, और देते भी हैं तो बड़े अप्रामाणिक तरीके से देते हैं। कभी दस्तखत कराएंगे नहीं, कभी दस्तखत करेंगे नहीं, कभी मोहर नहीं लगाएंगे, कभी देर में देंगे, क्या देंगे, ऐसा कुछ घपला इन्होंने कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप शिकायत की आप किससे करेंगे शिकायत? पीठासीन अधिकारी की। आप जो वहां पर चुनाव इंचार्ज होगा, चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होगा, उससे शिकायत करेंगे ना। वो सब आपस में मिले हुए हैं, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। उद्धव ठाकरे ने बहुत दूरंदेशी का काम किया, इस तरह की चेतावनी दी। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवारों को इस प्रकार की नसीहत देनी चाहिए, और कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवारों को उद्धव ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरह की नसीहत देनी चाहिए, वरना हो सकता है कि जीता जिताया चुनाव उनकी नाक के नीचे से खींच लिया जाए। आप एनसीपी की बात आपने की, तो नारायण राणे का कहना है कि शरद पवार कहीं पे भी जा सकते हैं चुनाव के बाद। अरे भाई, ये बात तो किसी के बारे में भी कही जा सकती है, केवल नारायण राणे ने कहा इसलिए इस बात को गंभीरता से क्यों लें? भाई शरद पवार क्यों जाएंगे कहीं पे भी?
बेतुकी बात है, अभी लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ में और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़के लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में जीता है, और फिर से उनकी स्थिति अजीत पवार की शिवसेना के अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुकाबले बहुत अच्छी है। जो लोग मान रहे हैं कि भाई महायुति जीतेगा, वो भी मानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो महाविकास अघाड़ी में है वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस के बनस्पत जो कि महायुति में है। तो वो क्यों कहीं जाएंगे भाई? वो महाविकास अघाड़ी की मुख्य रणनीतिक हस्ती हैं, उसकी रणनीति की बागडोर शरद पवार के हाथ में है। शरद पवार जो कहते हैं उसको कोई काटता नहीं है, सब लोग चुपचाप रहते हैं और सुनते हैं, भले ही उन्हें अच्छी लगी हो ना अच्छी लगी हो बात। और शरद पवार ने चुनाव लड़ने में जितनी मेहनत की है उम्र को देखते हुए वो बेमिसाल है। पिछले 2-3 महीनों से वो किसी जवान अपने से 40 साल कम उम्र के नेता से भी ज्यादा मेहनत उन्होंने की है। किससे मिलना है, किससे बातचीत करनी है, कहाँ दौरा करना है, कहाँ मीटिंग करना है। शरद पवार ने इतने सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से अपनी चुनावी मुहिम चलाई है कि उसको देख के भी अजित पवार का दिल घबरा गया होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक बात है। महाराष्ट्र का चुनाव खत्म नहीं हुआ, दिल्ली का शुरू हो गया। केजरीवाल ने आज रेवड़ी पे ही शुरुआत कर दी। केजरीवाल इस मामले में मास्टर स्ट्रोक मांगते हैं कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट की डिस्कशन किया, जारी किया और कहा कि दिल्ली में हम रेवड़ी नहीं, हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। यानी दिल्ली में भी है वही नोट बांटो वाला अभियान चल रहेगा, लेकिन दिल्ली में संघर्ष तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। नहीं, दिल्ली में संघर्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं, बीजेपी, मेरा मानना है कि लेकिन आपस में इंडिया गठबंधन के भी दो। नहीं, देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग तरह का है, उसको समझने की जरूरत है। कहने के लिए यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन पिछले दोनों चुनावों के अनुभवों को आप देखें, पिछले दोनों चुनावों में कांग्रेस बिल्कुल सिफर रही, ठन गोपाल रही, उसको कुछ नहीं मिला, उसको बहुत कम वोट मिले और कोई भी सीट नहीं मिली दोनों को। आम आदमी पार्टी के जीतने के और भी बहुत से कारण थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी को केवल वही फायदा होता हुआ दिखता है पिछले दोनों चुनावों में जहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ती है। अगर कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और कांग्रेस अगर बेहतर चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर आम आदमी पार्टी को लाभ होगा। इस वक्त केवल आम आदमी पार्टी ही है जिसके पास सुपरिभाषित रूप से एक चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसकी लोकप्रियता का कोई क्षय नहीं हुआ है। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं जो लोकप्रियता के सर्वे वगैरह करती हैं, उन सब ने माना है कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में रहे हो, भले ही उनको भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई है। वो अभी भी दिल्ली के इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और खुद को उन्होंने कहा कि जब तक मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है, जब तक मेरा दामन पूरी तरह जनता के बीच में साफ नहीं होता और जनता अपने वोटों के जरिए उस दामन को साफ करेगी, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद से वो लगातार चुनाव प्रचार में और सरकार के खिलाफ अगर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी है तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बंद करने या पलटने के संघर्ष में लगातार जुट गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां तक चुनाव के नियोजन का सवाल है, दिल्ली में सबसे आगे है। सबसे पहले उसने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। यही केवल जीतने की गारंटी नहीं होती, मैं ये मानता हूं। ये भी चुनाव काफी कड़ा, बहुत जबरदस्त संघर्ष वाला चुनाव होगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस की किस्मत थोड़ी सी करवट बदलेगी। अगर कांग्रेस की किस्मत जितना करवट बदलेगी उतना ही आम आदमी पार्टी की किस्मत का ग्राफ नीचे जाएगा। कांग्रेस की किस्मत ने अगर करवट नहीं बदली तो आम आदमी पार्टी अच्छा चुनाव जीतेगी। लग क्या रहा है कि आप आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, कई नेता जेल डाले गए, तो ये उसके लिए नुकसानदायक होगा या सिंपैथी मिलेगी इस आम आदमी पार्टी को? आप फिर से कहिए इस बात को। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को डाला गया, तमाम नेताओं को डाला गया, संजय सिंह को डाला गया। ये जो चुनाव होंगे इसमें इनकी जेल यात्रा के, इनके ऊपर मुकदमे का नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को, या इन नेताओं को जेल में डाला गया इसके लेके सहानुभूति मिलेगी जनता की? देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ होगा। भाजपा की मंशा यह है कि उनको नुकसान हो, भाजपा चाहती है कि नुकसान हो, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है उपलब्ध कि उनको नुकसान होगा।
कम से कम अभी तक किसी भी सर्वे में ये निकल कर नहीं आया है कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या नेताओं को जेल में डाला गया है, इससे आम आदमी पार्टी के प्रति एक नकारात्मक हवा बनी है। एक बात जरूर हुई है कि चूंकि लंबे अरसे से एलजी के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए वो बहुत सारे काम जो कर सकते थे नहीं कर पाए। इससे जनता में उनके प्रति एक निराशा हो सकती है कि भाई ये इनको वोट देने से फायदा क्या है, ये तो काम नहीं, ये तो काम हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल और उनकी टीम को लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो काम करने में उन्हें नाकामी हुई है वो काम क्यों नहीं मतलब जो है वो कर पाए। तो ये एक चीज है जो कि मैं समझता हूं इनको करना है और ये करने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन ये मान लेना कि भाजपा का दांव कामयाब हो जाएगा, भाजपा ने इनको भ्रष्टाचारी करार दे दिया, इनको जेलों में डाल दिया, लंबे समय तक जेलों में रखा और इतना काफी है आम आदमी पार्टी को चुनाव हराने के लिए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। आज भी दिल्ली की जो पहली ताकत है, आज भी दिल्ली की जो पहली राजनीतिक ताकत है विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में, वो आम आदमी पार्टी है। आप भाजपा वालों से अलग से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि नहीं आम आदमी पार्टी ही आगे है, हालांकि हम उन्हें हरा सकते हैं। ये इस तरह की बात वो करते हैं। ये बात ठीक है। महाराष्ट्र में तो संग्राम अभी भी चल ही रहा है। विनोद तावड़े ने जो उनके ऊपर आरोप लगे थे पैसे बांटने के, उन्होंने सुप्रिया सुले को, राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। ये नोटिस क्यों भेजे जाते हैं? डराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए? भाई उनको किसी तरीके से जिसको कहते हैं फेस सेविंग, ये एक फेस सेविंग कदम है। लीगल नोटिस तो कोई किसी को भी भेज सकता है। मुझे तो लगता है कि इस तरह के लीगल नोटिस की कोई खबर भी नहीं बननी चाहिए। आप जिस व्यक्ति को न जानते हो वो आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। लीगल नोटिस किसी को भेजने के लिए मुझे वकील के पास भी नहीं जाना है। मैं जानता हूँ लीगल नोटिस की भाषा क्या होती है। कहिए मैं आज आपको लीगल नोटिस भेज दूं किसी बात, अरे मुझे आप लीगल नोटिस भेज दीजिए। मुझे मैं केवल ये कह रहा हूँ, लीगल नोटिस भेजना कोई खबर थोड़ी ना अपने आप में। ये तो हम लोगों ने देखा है, न्यूज क्लिप देखा है, खबर देखी है, उनके पास नकदी पकड़ी गई है, एक सच्चाई है। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर कोई विपक्ष के लोगों ने दर्ज नहीं कराई है, वो चुनाव आयोग के कारकुनों ने दर्ज कराई है एफआईआर। देखिए ये तो बिल्कुल कहते नहीं, तो बेशर्मी की हद हो गई है। मुझे बताऊं अभय जी आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे और मैं कस के उनके खनन मंत्री के खिलाफ खबर छापता था। खनन मंत्री ने मुझे 1 दर्जन से ज्यादा लीगल नोटिस दिए होंगे, मिनिमम 12 नोटिस। मैं फ्रंट पेज पे छापता था कि गोमती के तो पक्ष दीजिए, गायत्री प्रजापति जी नाम से छापता था। तो आप सही कह रहे हैं, 1 दर्जन लीगल नोटिस आए होंगे। मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि ये तुम अदालत में भी ले जाओ। ये चीजें नोटिस से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, अदालत में ले जाओ जिससे मैं अपना पक्ष और तुम्हें रखूं। अदालत भी देखे तुम क्या करते हो। अदालत तक कोई नहीं है, मामला नोटिस तक जाता है। ये जो सरता मुक्ता चंपक निकलती है, वहां पे मैंने एक सहारा के खिलाफ एक लेख लिखा, बहुत पुरानी बात है, नया दिल्ली 80 के दशक की बात है। एक लंबा लेख लिखा तमाम सबूतों के साथ में। सहारा वालों ने मुझे एक नोटिस भेज दिया कि हम आपके ऊपर हम आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। और इसके साथ उन्होंने उनको भी नोटिस दिया, प्रकाशक और संपादक को भी नोटिस दिया। तो प्रकाशक और संपादक ने मुझसे पूछा क्या किया जाए। हमने आपको जो करना वो कीजिए, हम तो उसका जवाब ही नहीं देंगे। हमारा वकील आपका जवाब लिख देगा, हमने कोई जरूरत नहीं है, हम तो जवाब ही नहीं देंगे इसका। देखिए क्या होता है। वो वास्तव में हमने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब दिया, देते रहे। मुझ पे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो उस बात को भी कितने 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, तो ये सब लीगल नोटिस बिल्कुल बेकार की चीज है। अच्छा, मानहानि के केस वो मुकदमे में बदलती है कि नहीं बदलती है, ये देखना है। मानहानि के केस भी ऐसे होते हैं कि वो आपने वो मानहानि के धमकाने के लिए नेता लोग तो धमकाने के लिए इसका नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। और मानहानि किसी की हुई है ये साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें देखिए एक वो है, पहलू है उसका, वो ये है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि हमारे खिलाफ जो खबर छपी है, एक तो वो तथ्यात्मक दृष्टि से बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसको छापने के पीछे इंटेंशन मेलाफाइड था, यानी बदनीयती से खबर वो छापी गई, मेरी इज्जत हतक करना चाहते थे इसलिए वो छापी गई। ये साबित करना काफी मुश्किल बात है। उसके लिए आपको और बहुत दूसरे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं जो हर एक के बस की बात नहीं होती। भाई अगर हमारी खबर में तथ्यों में कुछ गड़बड़ी है तो हम अदालत में माफी मांग लेंगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला है।
हाँ, यही होता है, सालों होता है। हाँ, माफी मांग लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अदालत भी पत्रकार को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना स्रोत बताए। हाँ, क्या है? वो तो राफेल वाले हाँ, मामले में आई ही था सामने। हाँ, जी, वो नहीं मजे की हमेशा बात से है, रही है, हमेशा से रहा है। आप मेरे ऊपर सही कह बहुत रहे से हैं। मुकदमे चल चुके हैं। मैंने जब अपना शहर छोड़ा और दिल्ली आया तो वहां पत्रकारिता करता था, तो कई मुकदमे थे जो मैं बीच बीच में वहां तारीखों पे जाना पड़ता था मुझे वहां पे, तो मेरे ऊपर बहुत मुकदमे चल चुके हैं, मैं सभी जानता हूँ। अच्छा, वो सही कह रहे हैं, धमकाने के लिए होते हैं। जैसे यूपी के एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, उनको हम्म, आईपीएस का डॉन कहा जाता है। तो हम्म, उन्होंने भी धमकाने वाले स्टाइल में मानहानि का मुकदमा कर दिया। तो जी, हमको हमको भी लगा, आप सही कह रहे हैं कि उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि भई हम मुकदमा कर देंगे तो आदमी डर जाएगा। उस जी, प्रेशर के जी, ज़रिए फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। अब बात जी, करते हैं सबसे चर्चित खबर की, अडानी की। अडानी जी, के शेयर दूसरे दिन भी लगातार गिरे हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है। हिडनबर्ग हम्म, से ज़्यादा नुकसान हो गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जी, जितनी आई थी, उससे जो नुकसान हुआ था, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये हम्म, आर्थिक नुकसान क्या कंटिन्यू रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक नुकसान बीजेपी को कितना होगा। आज ऐसा हुआ कि अडानी के 2-3 शेयर हरे उसमें चले गए। एक आध शेयर अभी भी हरे में, लेकिन बाकी सब लाल में ही रहे, यानी घाटे में ही रहे, बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसके वित्तीय नुकसान अडानी को कितना होगा और राजनीतिक नुकसान भाजपा को कितना होगा? देखिए अदानी को तो इतना नुकसान होगा जिसकी, देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तो भूल ही जाइए। हुँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक प्राइवेट एजेंसी थी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने एबीपी चैनल पे भी कहा, दूसरे मीडिया मंचों पे भी कहा जहां मैं जाता हूं, आपके मंच पे भी कहा, कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, नए सिरे से कह रहा हूं कि अभी तक अदानी पे जितने भी आरोप लगे हैं उन सब आरोपों को भूल जाइए। मान के चलिए आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। ये जो आरोप है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी और मौत का फैसला करेगा अदानी घराने के लिए, अदानी समूह के लिए। क्योंकि ये आरोप किसी पत्रकार ने नहीं लगाया है, ये आरोप किसी रिसर्च एजेंसी ने नहीं लगाया है। भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो शॉर्ट सेलिंग करती थी हिंडनबर्ग कंपनी, वो तो मंदड़िया थी। जब किसी का शेयर गिर रहा हो उस वक्त उसको किया जाए है, इस तरह करके पैसे कमाती थी। तो हिंडनबर्ग कंपनी पर कई तरह के इल्जाम लगाए जा सकते थे और बहुत सारे इल्जाम उसमें ठीक भी थे। ये ध्यान कीजिए कि ये अमेरिका की 3 सबसे बड़ी, अमेरिकी सरकार की नुमाइंदगी करने वाली वहां की 3 सबसे बड़ी एजेंसियों का लगाया गया आरोप है। उसमें एक एजेंसी का नाम है एसईसी। हमारे यहां जो सेबी है उसी की काउंटर पार्ट अमेरिका में एसईसी है। वहां के स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली कंपनी है। ये बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करने वाली कंपनी है, जो अमेरिकी सरकार की कंपनी है। उसके जरिए सब वहां ईमानदारी से काम हो, ये फैसला होता है। और एसईसी और सेबी के बीच में एक करार है। अगर एसईसी किसी बात पर लाल झंडा उठाएगी तो सेबी को उसकी जांच करनी पड़ेगी। अब माधवीपुरी बुच के कहने पे कि कुछ नहीं, अडानी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सेबी पीछे नहीं हट सकती, उसे जांच करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी संस्था है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी का सेलफोन जब्त किया है। उस सेलफोन से सारा डेटा निकाल लिया गया है। वो सारे के सारे प्रमाण हैं, आप जो रिश्वत रिश्वत दी है उस सब चीजों के, बहुत सारे एक्सेल शीट हैं, उन सब सब चीजों के प्रमाण हैं। और तीसरी संस्था है वहां की जस्टिस डिपार्टमेंट। जस्टिस डिपार्टमेंट का मतलब है जैसे भारत का कानून मंत्रालय है, तो वो वहां का कानून मंत्रालय है। इसी जस्टिस डिपार्टमेंट ने और इसी एफबीआई ने अभी 2 अन्य भारतीयों के खिलाफ भी सबूत दिए थे। उसमें एक का नाम है विकास यादव और एक का नाम है निखिल गुप्ता। तब तो भारत सरकार ने चुपचाप उन आरोपों को मान लिया था। अब किस बात की उछल कूद मच रही है? तब तो ये नहीं कहा गया था कि जब तक निखिल गुप्ता और विकास यादव को दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक हम अमेरिकी सरकार को इसको हम साजिश मानेंगे। ये तो बयान किसी ने नहीं दिया तब, लेकिन अब ये बयान दिया जा रहा है और भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा है ये बयान। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को तो ये जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए अदानी के बचाव की। और देखिए भाजपा के प्रवक्ता भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार मामला संगीन है। इसलिए अगर आप सारी प्रवक्ताओं की भाषा पर गौर करें तो उनकी पूरी कोशिश ये दिखाने की है कि भाजपा सरकार को उस मसले से कोई मतलब नहीं है। अदानी के ऊपर आरोप लगा है, अदानी इसका जवाब देंगे, और अदानी का जो भी विस्तार और विकास हुआ है वो सारा का सारा कांग्रेस के जमाने में हुआ, कांग्रेस की मेहरबानी से हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने इनकी कोई ऐसी मदद नहीं की है जिसके बारे में कोई हाय तो वो लगातार ये साबित करने में लगे हुए। बाकी कुछ नहीं है। धीरे धीरे भाजपा सरकार अदानी से अपना पल्ला झाड़ रही है। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला मसला नहीं है, ये राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप का मसला नहीं है। राहुल गांधी आरोप लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने लगाया, नहीं लगाते आरोप तो क्या मसले संगीन नहीं होते क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए आज के इकोनॉमिक टाइम्स देखिए, जो पिंक अखबार है यानी आर्थिक मामलों का अखबार है, आप उसकी खबर देखिए, उसकी खबर पढ़िए ध्यान से। आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर ध्यान से पढ़िए। आप इन सब चीजों की खबर पढ़िए ध्यान से। वो ये अमेरिका ने जिस तरीके से जो इल्जाम लगाए हैं वो बहुत गंभीर इल्जाम है। गौतम अदानी के ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, भारत सरकार मदद कर रही है, हर तरह की मदद अभी भी करेगी भारत सरकार उनकी, लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल है। उनको बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में आर्थिक नुकसान हुआ है। केनिया ने उनसे जितना भी करार हुए थे सारे के सारे उन्होंने रद्द कर दिए हैं। और जो केनिया के नेता खड़े होकर जब करार रद्द करने की घोषणा कर रहे थे अपने सदन में, मना रहे थे, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, खुशी मनाई। बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेश की अदालत ने इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, अदानी के खिलाफ। श्रीलंका में भी ये होने ही वाला है, भारत में सब हो ही रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तो ये चौतरफा घिर गए हैं पूरी तरीके से। और इस घेराव से ये कैसे निकले, ये तो सब तथ्य हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अदानी कौन है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन इनके पक्ष में है कौन विपक्ष में है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ठोस तथ्य हैं, इनसे आप कैसे बचेंगे? कब तक अदानी ये प्रेस रिलीज देते रहेंगे कि सब फर्जी, सब बातें गलत है, सब बात? उनकी प्रेस रिलीज देने से भी कुछ नहीं होता। ठीक बात है, वो तो मुकदमा चलेगा, कार्रवाई होगी। और अमेरिका तो इतना आसान है भी नहीं। आने वाला वक्त जाहिर है बहुत परेशानी भरा होगा। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपको यकीन हो गया होगा कि अभय दुबे जी बहुत साफ खरा बोलते हैं। कैसी लगी बातचीत? इंतजार रहेगा आपकी राय का। शुक्रिया, थैंक यू।